हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 जो है सेट्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेट्स के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सम स्टैंडर्ड सेट्स एंड कुछ एग्जाम्पल और बहुत सारी बातें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट की डेफिनेशन से। क्या होती है वो, जरा ध्यान से देखेंगे। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस चीज का क्या मतलब है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। देखिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो कलेक्शन है आपका है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज का मतलब क्या है। तो हम इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे ना, फिर एक बार फिर से डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो पहले इस कलेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, नेचुरल नंबर मेरे को लिखने हैं जो कि 10 से कम है। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या और कोई नेचुरल नंबर है? क्या इस वाले कलेक्शन में मैं 10 ऐड कर सकता हूँ? नहीं, 10 लेस देन 10 नहीं होता है। क्या 12 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्या -5 ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि -5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है? देखो, कलेक्शन में जो भी चीजें होती है ना उनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई कलेक्शन है, उसमें मान लीजिए 10-15 चीजें हैं, तो हर चीज उस कलेक्शन की क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो देखिए जैसे इस कलेक्शन में ये एक पूरा कलेक्शन है और इसमें हर जो एलिमेंट है ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या हर एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है? देखो, इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। तो बेसिकली जो भी कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हो गए, वेल डिफाइंड। आई थिंक अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहे हैं? मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, ऐसा तो नहीं है ना। ये डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर मेरे लिए भी वही होता है, सबके लिए वही होता है। लेस देन 10 सबके लिए सेम ही है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब ये एक सेट है। समझ में आया? और समझ में आएगा। अभी देखिए, अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर्स। अब एक बात बताइए, मेरे लिए धोनी सबसे बेस्ट है, किसी के लिए कोहली सबसे बेस्ट होगा। क्या सबके लिए, क्या मैं इसकी कोई एक लिस्ट बना सकता हूँ नंबर ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर्स की? ये तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा ना यार। मेरे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है, किसी और के लिए कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल। ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? इसका मतलब ये सेट भी नहीं है। इतना क्लियर हुआ? अब एक एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन होनी चाहिए, उसी डेफिनेशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे लिए कुछ नियम अलग है, आपके लिए नियम कुछ अलग है। समझ गए ना? मैं उस डेफिनेशन को पढ़ूं तो मेरे को भी वही ऑब्जेक्ट समझ में आने चाहिए जब कोई और उस डेफिनेशन को पढ़ेगा। ठीक है, नाउ कलेक्शन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया। तो रिवर्स तो सबके लिए सेम ही होंगी ना, चाहे मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो। तो क्या ये सेट है? हाँ। कलेक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ये मेरे लिए भी वही होंगे जो किसी और के लिए, आपके लिए, सबके लिए। बस इतना ही सोचना है। क्या ये सेट
मेरे लिए भी सेम ही होगा जो सामने वाले के लिए होगा। बस अगर आपने इतना थॉट लगा लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। कलेक्शन ऑफ टॉप 3 शोज़ ऑफ नेटफ्लिक्स। ये तो देखो सबके लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे मेरे लिए मनी हाइस्ट, हाउस ऑफ कार्ड्स, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स हो सकता है। तो ये टॉप 3 शोज़ तो सबके लिए अलग-अलग है ना, इसका मतलब ये सेट नहीं है। नाउ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन फिज़िक्स, तो सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। मेरे लिए फिज़िक्स में ऑप्टिक्स डिफिकल्ट था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये भी एक सेट नहीं है। समझ में आ गया? तो केवल और केवल जो हमको ध्यान रखने वाली बात है, पर्सन टू पर्सन अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो आपका वो सेट नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है? तो इसमें गोल्डन लाइन हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? सेट कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है? जब बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ जोड़ के रख देते हैं तो उसको कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है? अब कलेक्शन में बस क्या प्रॉपर्टी हमने दी है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। बात खत्म हो गई। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या है वो? जो सेट होते हैं, उनको हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है? लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एन, इस तरीके से। और जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है? उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए, बी, सी। अब इस ये नोटेशन है, बस ये एक नोटेशन है जिसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है? अब देखिए कहाँ काम आता है। एक तो नोटेशन मैंने आपको ये बता दी, एक और नोटेशन क्या होती है? मान लीजिए कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, जो कैपिटल ए सेट का एक एलिमेंट है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए, कैप स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस साइन को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है? तो इसको ऐसे समझिए, जैसे ये मेरा सेट है और ये इसके अंदर का एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट इस सेट का एक पार्ट है ना, तो इसीलिए ए, इस साइन को हमने बोला बिलोंग्स टू कैपिटल। समझ में आ गया? सिमिलरली मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है बी, जो सेट ए का पार्ट नहीं है, तो एक इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डज नॉट बिलोंग। इस साइन को क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग। तो बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये हमेशा याद रखना है, सेट हमेशा राइट में रहेगा और एलिमेंट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, उस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए सेट दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के सेट्स को। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट के सब लिस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है? कैसे? समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। चलिए इसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc ना। तो ये हो गया पॉजिटिव, लेकिन इसमें बोला इवन, तो एक नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है? लेस देन 7, तो इसमें जो 7, 8, 9 ये सारे गायब हो जाएंगे। तो मेरे पास कितने एलिमेंट बचे हैं? 2, 4, 6। तो ये मेरा सेट हो गया। देखिए इसमें क्या 3 ही एलिमेंट हैं? हाँ। क्या मैंने तीनों को लिस्ट कर दिया? हाँ। तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारा? रोस्टर फॉर्म।
क्लियर हो रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट एक सेट देखते हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड गूगल। तो देखिए इस सेट का नाम मान लेता हूं मैं सेट बी। ठीक है, इसको मैं कैसे करूंगा, लेटर्स रखने हैं जो इस वर्ड में है। तो इसमें क्या देखिए, एक तो जी है, ओके, एक ओ है, ओके, फिर जी जी तो हम लिख चुके हैं, ओ फिर भी हम लिख चुके हैं, एक है एल और एक है ई। देखिए यही चार लेटर्स तो होंगे, यही चार एलिमेंट्स होंगे इस सेट में, सेट ऑफ लेटर्स। ओके, इन चारों लेटर्स को मैंने या चारों एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया, तो इसलिए ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नाउ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, इसको मैं सेट सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्या होगा देखिए, 1 3 5 7 9 etc। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन डॉट डॉट बनाया, तो क्लियर है कि मतलब मैंने लिस्ट किया है, हम यही मानते हैं कि हमने लिस्ट किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबको लिस्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, इसमें ये मत बोलिएगा सर आपने लिखे नहीं तो लिस्ट नहीं माना जाएगा, नहीं लिस्ट माना जाएगा क्योंकि मैंने डॉट डॉट बनाया। डॉट डॉट का मतलब है कि इसी पैटर्न पे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो इसको भी लिस्टेड माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब सर फिर मैं अदरवाइज कैसे लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा जब भी लिखूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म जब आप देखेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा कि अंतर क्या है। देखते हैं, पहले ये समझिए कि जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इममेटीरियल होता है। ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें मैं ओ को पहले लिख सकता था, जी को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ जी ई एल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सेम ही सेट बी ही बोला जाएगा। क्लियर हो गया, हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बस इसका ये मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको लिखते हैं बाद में किसको लिखते हैं। क्लियर है ना? अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं ना, हम लिखते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, बस एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं एक कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, बस ये हो जाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। मैंने सेम एग्जाम्पल लिए हैं जो मैंने पुराने रोस्टर फॉर्म में लिए थे ताकि आपको बेहतर समझाया जा सके। अब ध्यान से देखेंगे, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सेट ए इक्वल्स टू, हम लिखेंगे x, x is an even positive integer and x is less than 7। क्लियर हुआ, इसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले x लिया, x मतलब मेरा एलिमेंट, ये नोटेशन है, इसी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लिख लेंगे, एलिमेंट को हम एक्स से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जी आप कुछ भी ले लेंगे, तो एलिमेंट दिखा रहे हैं हम कि एक्स मेरा कोई एलिमेंट है और एक्स जो एलिमेंट है मेरा वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है जैसे इसमें लिखा था, और वो लेस देन 7 है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैंने लिस्ट आउट तो नहीं किया अलग से निकाल के, जस्ट मैंने प्रॉपर्टी लिखी, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया, सिमिलर फैशन में मैं ये वाला भी सॉल्व करूंगा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड गूगल। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैं क्या लिखूंगा, सेम x, और x इज अ लेटर ऑफ वर्ड गूगल। अब मैंने लिस्ट आउट तो नहीं किया ना, मैंने लिस्ट आउट तो नहीं किया GOLE, जस्ट मैंने प्रॉपर्टी लिख दी कि x जो है वो एक लेटर है
गूगल वर्ड का, बात खत्म हो गई। सिमिलरली इसको कैसे करेंगे देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो मैं लिखूंगा एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो मार्क होता है ना, ये वाला, ये आप ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स, एक्स सच दैट यानी ऐसा है, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ भी एक पर्टिकुलर ढंग से मार्क नहीं किया, जस्ट मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अंतर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप केवल एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में आप सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, नाउ अब हम चलेंगे सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स पे। देखिए कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिए जाएंगे और एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपको पता होगा उस सेट का मतलब क्या है, तो वो आपको याद रखने हैं। उनका मैंने एक टेबल बना दिया है, इस टेबल को आप नोट करिएगा और बहुत ही जतन से याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एन, कैपिटल एन, वो क्या है, ये है नेचुरल नंबर का, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना उन सबका सेट है, यानी कि 1 2 3 एंड ऑल। जेड क्या है, जी क्या है, जी सारे इंटीजर्स का सेट होता है, यानी कि -1 -2 जितने भी आपके इंटीजर्स नंबर सीरीज में है उन सब के सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्यू, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं आपके नंबर सीरीज में सभी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आर, जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके नंबर सीरीज में, भले ही वो रैशनल हों या इरैशनल हों, जैसे पाई होता है ना इरैशनल, उन सबको हम आर से डिनोट करते हैं। जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे 1 2 3, उसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जेड यानी कि इंटीजर्स, जेड प्लस यानी कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? क्यू प्लस, जैसे क्यू क्या था, ऑल रैशनल नंबर्स, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? आर क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जब भी आपको प्लस का साइन मिल जाए ना, तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड सेट था उसमें केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बस इतना ही मतलब होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इन चार को याद करने की कोशिश करेंगे, बाकी ये तीन तो याद हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमको सारे एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या बोला है, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे ना उनका सेट। तो पहले मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा, क्या आएगा, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स को ब्रैकेट में लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2, -1 को ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एक बार क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक बार क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू -2 और एक्स इक्वल्स टू +1। तो ये हमारी दो एक्स की वैल्यूज आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए, ए, सेट का नाम मैंने ए मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं,
और जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, मेरे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और -2, 1 और -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया और इसी को हम बोल देंगे आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या था, लिस्ट। हमें लिस्ट करना है सारे एलिमेंट को। कैसे करेंगे? देखिए, अच्छा पहले ये समझिए, क्या ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है? ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करा रहा है रोस्टर फॉर्म में। कैसे करेंगे? देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक तो एक्स स्क्वायर जो है मेरा, जो भी मेरा एलिमेंट है उसका स्क्वायर लेस देन 40 है, और एक्स मेरा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट लिखता हूँ। 1 2 3 4 5, चलते रहने दो इसको। ये क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर याद करेंगे तो इसी को क्या मैंने बताया था, किससे रिप्रेजेंट भी करते हैं, z प्लस से। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अब इन सब का मैं स्क्वायर करना शुरू करता हूँ, ऐसे ही मन में स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि देखिए स्क्वायर को 40 से लेस होना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर 1 ही है, इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर 16 है, इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 36 है, इसका स्क्वायर 49 है, सच दैट। अब देखिए मैं अपना सेट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। सेट क्या है, मैंने मान लिया सेट इज ए, मैंने सेट का नाम रख दिया ए। अब उसमें बोल रहा है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखना शुरू कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका जो स्क्वायर है वो भी 1 ही है, जो 40 से लेस है। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 1। इतना क्लियर हो रहा है? सिमिलरली अब दोबारा देखिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, इसका स्क्वायर 40 से कम है, तो 2 भी मेरा एक एलिमेंट हो गया। 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर 40 से कम है, 3 भी मेरा एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली 4 5 6 तीनों के स्क्वायर 40 से कम है, तो ये भी मेरे एक एलिमेंट हो गए। क्या 7 लिख सकता हूँ? देखिए 7 फर्स्ट कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पर क्या वो नेक्स्ट कंडीशन पूरी कर रहा है? नहीं, उसका स्क्वायर 49 है, तो मैं 7 नहीं लिख सकता हूँ। सिमिलरली आगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं लिखूंगा, उसका स्क्वायर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 6, ओनली 6 यहाँ पे। और मेरा सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया क्या? और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, वो बोल रहा है राइट अ सेट ए, कोई सेट दिया है उसमें, इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, बस यही है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अब इसमें जरा पहले लिखते हैं हम सेट ए को, एक बार लिख के ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। 4 9 16 25। अब देखिए प्रॉपर्टी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, वो आपको देखना है, समझ रहे हैं ना, वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं, सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। बेसिकली ये जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, उनका ही सेट है। ठीक है? ओके, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये समझ में आ गया। देखिए, क्या ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं? ध्यान से देखिए, 1 नेचुरल है, 2 नेचुरल है, 3 नेचुरल है, 4 नेचुरल है, 5 नेचुरल है। तो मिल गया मेरे को। क्या? देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखिए, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखिए, मेरा एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, क्या है? एक्स एक नेचुरल नंबर है। देखिए, ये एक्स जितने भी 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर हैं, और मेरा सेट क्या है? वो इन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो ये मेरा एलिमेंट हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स मेरा नेचुरल नंबर। क्लैरिटी आ गई? तो मेरा सेट कैसा हो गया? एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? तो ये मैंने प्रॉपर्टी फॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में बता दिया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें मेन क्या है? मेन है कि आप ध्यान से देख लें, आप प्रॉपर्टी समझ लें कि ये मुझे समझ में आ रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और उन नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और उनका स्क्वायर। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर और मेरा सेट क्या है? उनका स्क्वायर है। ठीक है, आप और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक सेट दिया है उसने हमको, बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी प्रॉपर्टी बता दीजिए। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, पहले मैं सेट लिख लेता हूँ एक बार बड़े अक्षरों में। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। देखिए, ईच एलिमेंट की एक खासियत है यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। पहले तो इतना क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, कितना कितना है? एक ज़्यादा है। देखिए, इसमें अगर एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे ये आ जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में एक जोड़ेंगे। तो सारे एलिमेंट्स में एक प्रॉपर्टी तो मेरे को मिल गई कि डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर प्लस 1। ठीक है, सेकंड तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। क्या इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में मैं n डाल दूँ, डिनोमिनेटर में n+1 डाल दूँ, जहाँ n को क्या कर दूँ? नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स चल रहा है। ठीक है, ओके। अब बस एक चीज़ और देखनी है, न्यूमरेटर तुम्हारा 1 से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम 6 तक ही गया है। ये न्यूमरेटर जिसको तुम n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो 1 से स्टार्ट हुआ और 6 तक ही गया है। तो n इज 1 to 6, n ranges from 1 to 6। ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पे n ranges from 1 to 6 मेरे को मिल गई कंडीशन। तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? n by n plus 1 such that n is a natural number and n
क्लियर हुआ क्या? बहुत ईज़ी है, एक बार आप समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है तो बहुत आसान होता है। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं था ना? अगला क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट, के लेफ्ट में कुछ सेट दिए हैं हमको, इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली मैच द फॉलोइंग करनी है, सेम सेट को मैच करना है। एक साइड पे रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरे साइड में हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। बहुत आसान है, करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। देखिए, इसको हमेशा आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आप सेट बिल्डर फॉर्म से अप्रोच करेंगे, ठीक है? ओके, क्या दिया हुआ है? एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, डिवाइजर ऑफ 18, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18। चलिए 18 के डिवाइजर निकाल लेते हैं। क्या क्या होते हैं? 1 हर चीज़ का डिवाइजर है, 2, 3, 6, 9, 18। 18 के डिवाइजर यही है, सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये कंडीशन भी अपने आप मैच हो गई। ओके, ये सेट है कहीं पे? है, मैच कर दीजिए। देखिए ये थर्ड वाला सेम सेट आ रहा है। ओके, नाउ x इज एन इंटीजर, ओके, एंड x स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, -9 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है। पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0, तो x -3, x+3, यही तो होगा, a माइनस बी, a+b। x का क्या आंसर आ जाएगा? 3, -3। ओके, क्या दोनों ही इंटीजर्स हैं? जो सेकंड कंडीशन है, x इज एन इंटीजर, यस। तो देखिए आपका आंसर ये होगा यहाँ पे 3, -3 है कहीं पे, फोर्थ में मिल गया, मैच कर देंगे। मेरे को मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद है, मज़ा आ जाता था। अब देखिए, एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने, x इज एन इंटीजर एंड x+1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। x+1 इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू 0। अच्छा, x इक्वल टू 0 का मतलब ऐसा नहीं समझना कि कुछ है नहीं x में 0, इसका मतलब 0 इज अ एलिमेंट, और 0 एक इंटीजर है। हाँ, एक इंटीजर है, तो जो मेरा सेट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें एलिमेंट क्या है? बस एक एलिमेंट है, दैट इज 0। क्या ऐसा कुछ आंसर है? हाँ, है मेरे पास, मैच कर दिया। और हमारे बचपन में बोलते थे 3 मैच हो जाए तो चौथे को मैच मत करना, डायरेक्ट लगा देना। तो देखो चौथा मैंने डायरेक्ट लगा दिया, पर हम सीखने के लिहाज से कर रहे हैं तो हम सीखेंगे। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो क्या सेट बनेगा मेरा? देखो, प्रिंसिपल के लिए PRINC, P देखो है, I देखो ऑलरेडी आ गया, AL, ये सेट है क्या? PRINCAL, देखो चौथा सेट यही है मेरा, मैच हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें आपने 4 सेट बनाए, 4 सेट में आपको सेट बिल्डर से रोस्टर बनाया, और मैंने हमेशा बताया आपको सेट बिल्डर से रोस्टर ही आसान होता है, अपोजिट थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको जो प्रॉपर्टी है वो देखनी पड़ती है। लेकिन सेट बिल्डर से रोस्टर बहुत आसान होता है, और जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा हम इस तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ सेट का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे, जो सेट की पहली एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज को हम एक ही वन शॉट कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।